नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी ने पिछली बार दिए गए अपने कार्य को संपादित कर लिया होगा। आज हम भारत के वृहद भूगोल में जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। भारत के भूआकृतिक प्रदेश तक पहुँचने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रदेश क्या होता है। वास्तव में प्रदेश का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जहाँ प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु, मृदा, उच्चावच अथवा मानवीय कारक जैसे संस्कृति, समाज, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर समरूपता पाई जाती है। इस भौगोलिक क्षेत्र को ही प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। भूआकृतिक प्रदेश, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, वह भौगोलिक प्रदेश है जहाँ भूविज्ञान एवं जलवायु के आधार पर एक समान स्थल रूप पाए जाते हैं जो कि आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होते हैं। भारत को इन भौगोलिक समरूपताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहते हैं, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह को कई बार एक ही प्रदेश के अंतर्गत भी माना जाता है। ये स्लाइड जो कि भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को, भूआकृतिक विभाजन को दिखाती है, इसमें जो उत्तरी भाग है वो दिखाया गया है। उत्तरी भाग आप देख सकते हैं। जो पर्वतीय भाग है, हिमालय पर्वतीय भाग है, वो स्पष्ट है जो कि पर्पल शेड से दिखाया गया है। ग्रीन शेड जो दिखाई गई है वो मैदानी भाग को प्रदर्शित करती है। प्रायद्वीपीय भारत को प्रदर्शित करने के लिए हल्के धूसर रंग का जो शेड इस्तेमाल किया गया और पिंक शेड जो है वो तटीय मैदानों का विवेचन करती है। ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल की बात भी बताना चाहूँगी, कार्टोग्राफी की बात बताना चाहूँगी कि ये जो मैप का जो मेथड है, इस मैप के मेथड को कोरोक्रोमैटिक या रंगक विधि कहा जाता है, जिसमें अलग अलग रंग के द्वारा अलग अलग क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये मैप हमें भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की जानकारी देता है। आज हम जो इस लेक्चर में हम विशेष बात करेंगे वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की है। इसमें हिमालय जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हिमालय की श्रृंखला को मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय, जो कि महाहिमालय के उत्तर की ओर है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ प्रमुख है। इसके अलावा महाहिमालय, उप हिमालय जिसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ सम्मिलित की जाती हैं, और सबसे दक्षिणतम तलहटी से पहले जो श्रेणी है शिवालिक श्रेणी के रूप में जानी जाती है। पूर्व की ओर भी हिमालय के अनेक श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं जो कि मुख्य रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें पटकईबम, नागा पहाड़ी, मीज़ो पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, ये मुख्य मेघालय में विद्यमान जो ये पहाड़ियाँ हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूँ कि नेट के हिसाब से कई बार ये चीज़ आ जाती है, इसे आप भारत के राज्यवार नक्शे में जब हम फिज़िकल फीचर्स बनाते हैं, भारत के जब भौतिक लक्षण निरूपित करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि स्टेट बाउंड्री में बनाना चाहिए हमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो स्टेट का मैप है जिसमें स्टेट बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, उसी मानचित्र में, उसी खाली मानचित्र में
भौतिक लक्षण भी निरूपित कीजिए, जिससे आपको ये पता रहे कि कौन सा भौतिक लक्षण किस राज्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये कई बार जो नेट के MCQs हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित पहाड़ी कौन से राज्य में विद्यमान है। तो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो ये हम तब कर सकते हैं जब हमें पूरी तरह से आत्मविश्वास हो, और ये आत्मविश्वास तब आएगा जब हम राज्य के नक्शे में इन भौतिक प्रदेशों का, भौतिक लक्षणों का, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो पर्वतीय भाग हो, चाहे वो मैदानी भाग हो, इन सब का हम स्टेट बाउंड्री के खाली मानचित्र में ही निरूपण करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये अगली स्लाइड हमें बताती है इसका जो मुख्य हिमालय का जो डिवीज़न है, जिसकी बात मोटे तौर पर कही जाती है। पश्चिमी हिमालय जो कि इंडस यानी सिंधु नदी से काली नदी के बीच में है। इसके फिर दो सब डिविजन्स हैं, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच और कुमायूं हिमालय सतलज से काली के बीच है, जबकि पूर्वी हिमालय काली से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इसके फिर 3 सब डिविजन्स हैं, नेपाल हिमालय जो कि काली और कोसी नदी के बीच में है, सिक्किम हिमालय जो कि काली और तिस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है असम में, और अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग भी कहा जाता है। तो ये इसका डिवीज़न है। ये भी रीजनल डिवीज़न आप ध्यान रखें। ये जो मानचित्र है ये इन्हीं डिविजन्स का लोकेशन मैप है कि कौन सी नदी से कहाँ तक किस प्रकार के हिमालय की श्रेणी के उपभाग बताए गए हैं। यह आप इसको क्लियरली लोकेट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ये लोकेट करने के बाद आपको कई MCQ क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इन सबके लोकेशन के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हिमालय की व्युत्पत्ति का। हिमालय की व्युत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत बहुत अधिक हम कह सकते हैं भूगोलवेत्ताओं के बीच में मान्य हैं। एक तो जिस सिद्धांत को हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जब गोंडवाना, भारतीय उपमहाद्वीप जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जब ये लगभग 71 मिलियन वर्ष पूर्व जब ये उत्तर की ओर खिसकना शुरू हुआ, तो लॉरेशिया लैंड की तरफ ये खिसका जो कि उत्तर का भाग था, और इनके बीच में टेथिस भूसन्नति, जिसमें नदियों द्वारा मलबा लाने के कारण, अवसाद जमा होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के खिसकाव से, प्रवाह से उसमें मोड़ पड़ गए और कालांतर में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी आलोचना का बिंदु ये है, क्या अवसाद से निर्मित भूसन्नति में मोड़ से इतनी बड़ी, इतनी ऊंची हिमालय श्रृंखला का निर्माण हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और आलोच्य बिंदु है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी थ्योरी है, हम कह सकते हैं दूसरा सिद्धांत है, जिसे सर्वमान्य कहा जाता है और जिससे अनेक विश्व स्तरीय भौगोलिक घटनाओं का विवेचन किया जाता है, वो है महाद्वीपों से ही व्युत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की प्लेट्स होती हैं, विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षी प्लेट। विनाशात्मक प्लेट वो प्लेट हैं जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने जाती हैं। भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे, भारी प्लेट का किनारा हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाता है, अतिव्ययित हो जाता है, क्षयित हो जाता है, और गहराई में जाकर के तापमान के कारण वो पिघल जाता है, जिससे एक जेट के रूप में लावे की भी उत्पत्ति होती है। इससे ज्वालामुखी व्युत्पन्न होते हैं, और जिस प्लेट के नीचे वो सबडक्ट हुई है, जिसके किनारे पर वो सबडक्ट हुई है, उसमें मोड़ पड़ने से, उसमें दबाव से मोड़ पड़ने से पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे अतिव्ययित होती है और
भारी होने के कारण वो अतिवेद होती है और इसमें मोड़ पड़ने से हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति देखी जाती है। तुलनात्मक रूप से ये सिद्धांत सर्वमान्य है और इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय में अभी भी लगातार कहा जाता है कि जो शोध बताते हैं अभी भी उसमें अपलिफ्टमेंट, उत्थान जारी है। ये जो लास्ट स्लाइड है ये बताती है हिमालय की इम्पोर्टेंस, भारतीय संदर्भ में हिमालय की इम्पोर्टेंस, हिमालय की महत्ता क्या है। हमें पता है सबसे पहली बात आती है क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, जो भारतीय जलवायु के निर्धारण में हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दो तरह से, जो उत्तर की ठंडी हवाएं हैं उन्हें ये आने से रोकता है और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा भारत में एंटर करती है वो इनसे टकरा करके पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती है और इसी के पैरेलल चलती है। अगर हिमालय ना होता तो निश्चित रूप से भारतीय मानसून के द्वारा वर्षा संभव नहीं हो पाती और शुष्कता बहुत ज़्यादा होती। डिफेंस, आसपास के जो देश हैं उनसे सुरक्षा की दृष्टि से हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। कई पैरेनियल रिवर, सदावाही नदियाँ जो 12 महीने प्रवाहित होती हैं, उनकी उत्पत्ति यहाँ विद्यमान हिमनद से, ग्लेशियर्स से देखी जाती है, जिसके कारण बड़े बड़े फर्टाइल और जनसघन मैदानी क्षेत्र विकसित हो पाए हैं, जिनमें गंगा का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। फर्टाइल सॉइल, जो मिनरल्स नदियाँ अपने साथ लेकर के आती हैं, उन खनिज लवणों के कारण ये मृदा बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। कई नदियों के ऊपर से नीचे, पहाड़ी भाग के ऊपर से नीचे गिरने के कारण जल विद्युत की उत्पत्ति के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट वेल निश्चित रूप से, वेल जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में तलहटी के क्षेत्र में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नदियाँ अपने साथ जो जल ला रही हैं वाटर अवेलेबिलिटी के कारण, सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, जो अर्थ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, वो इस क्षेत्र में कृषि के रूप में देखने को मिलती है। इसकी नैसर्गिक सुंदरता के कारण, हिमालय की नैसर्गिक सुंदरता के कारण यहाँ पर पर्यटन उद्योग को विशेष बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा के संबंध में भी, टूरिज्म का ही एक पार्ट है तीर्थ यात्रा भी, तो धार्मिक टूरिज्म जिसे हम कह सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म जिसे हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत अधिक विकसित हो पाया है। और मिनरल्स के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनकी जियोलॉजी के कारण खनिज जो संपदा है वो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हिमालय से संबंधित जो भी उत्तरी पर्वतीय भाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पक्ष थे वो समझ में आए होंगे। अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप भारत के खाली मैप जिसमें स्टेट बाउंड्रीज बनी हुई हो, उनमें ट्रांस हिमालय, जिनमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महा हिमालय, उप हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी और शिवालिक, इन सबको आप लोकेट करेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जिनके बारे में आपको बताया गया, मीज़ो पहाड़ी, नागा, गारो, खासी, जयंतिया, इन पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी आप मानचित्र में स्टेट बाउंड्रीज़ के अंतर्गत, जिससे आप ये याद कर सकें कौन सी पहाड़ी किस राज्य के अंतर्गत है, इस मानचित्र को आप तैयार कीजिए और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की सचित्र विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आपको पहले भी PDF शेयर की जा चुकी है। अगली कक्षा के लिए आप थोड़ी तैयारी रखिएगा, जिसमें हम
उत्तरी मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।